हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, ओके। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। और जो लोग अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर हर टॉपिक हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर जाइए, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और आपको बता दें, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए भाई सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश और पेडागॉजी सभी के सभी टॉपिक शामिल हैं हिंदी से रिलेटेड, ओके। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आ गया पद्यांश भाई, पढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई, एक मिनट, थोड़ा सा साइज जो है बड़ा कर लेते हैं भाई कलर का, ओके। चलिए देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, ठीक है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ठीक है भाई, देखिए हम आप लोगों से कहेंगे या कहना चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करिए एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोशिश तो आप लोग करिएगा कि एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, जिससे बार बार पढ़ना ना पड़े, और बार बार पढ़ने से जो है आपका टाइम लॉस होगा, ओके। इसलिए हम तो कहेंगे कि क्वेश्चन को एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को नहीं पद्यांश को भाई, और फिर फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ओके। तो चलिए हम लोग जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पंक्ति का भाव किसमें है? किसमें है भाई, बताइए। बादलों ने सूरज को ढक लिया है, या फिर बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, या फिर बादल सज धज कर आए हैं, या फिर भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बादल सज धज कर आए हैं, ठीक है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पंक्ति का भाव है कि बादल सज धज कर आए हैं, अर्थात अब बारिश होने वाली है, क्योंकि कवि कह रहा है कि बादल अपने सभी साजो सज्जा अर्थात पानी और वायु को लेकर आकाश में आ गए हैं। बादलों का बन ठन कर कहना उनका सजने संवरने से है, और उनका सजना संवरना पानी तथा वायु को साथ लेकर आने से है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है,
मेघों के आने से लगता है, क्या लगता है भाई? मेघों के आने से बादल आसमान में छा गए, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, या फिर मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। ओके। मेघ के आने से हवाएं चलने लगीं और जिसके कारण दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं, और तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। ओके, आके देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बरस बाद सुध लीन्ही। इस पंक्ति का भाव किसमें है भाई? बताइए। बरस बाद सुध लीन्ही, बादल एक बरस के बाद आए हैं, या फिर बादलों ने याद किया है, या फिर बादल बनकर संवर कर आए हैं, या फिर बादल मेहमान बनकर आए हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें बादल एक बरस के बाद आए हैं। ठीक है, बरस बाद सुध लीन्ही का भाव है कि बादल एक वर्ष के बाद आए हैं, क्योंकि उपयुक्त पंक्तियों में कवि बता रहा है कि वर्षा की ऋतु एक वर्ष बाद आई है और बादल पुनः एक वर्ष बाद आए हैं, और उनके आने से लोगों के अंदर इतना उत्साह व्याप्त हो गया है जिसे देखकर लोग मेहमान की भांति स्वागत कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरी कविता में कौन सा बताइए भाई, पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मानवीकरण अलंकार। ओके, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघ बादलों यानी मेघ जो है बादलों को कहते हैं भाई ना, मेघ को मेहमान यानी मानव के रूप में हवाओं, पेड़ों, धूल, नदी, पीपल, लता, ताल आदि की क्रियाओं को मानव की क्रियाओं के रूप में प्रकट किया गया है, और जब प्राकृतिक अवयवों की क्रियाओं को मानव व्यवहार या क्रियाओं के रूप में प्रकट किया जाए तो वहाँ मानवीय अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार होता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? झुककर प्रणाम करके, या फिर प्रसन्न होकर, या गले लगाकर, या फिर उलाहना देकर। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, झुककर प्रणाम करके। ओके, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर झुककर बादलों का स्वागत किया, इस पद्यांश में निहित है। ठीक है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यही आशय है। जुहार शब्द का अर्थ होता है कि झुककर स्वागत करना। ठीक है, यह एक देशज शब्द है। जुहार एक देशज शब्द है, इसको भी याद रखिएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पाहन शब्द का क्या अर्थ है भाई? पाहन शब्द का अर्थ क्या है बताइए? पाहन नहीं, पाहुन होगा यहाँ पर। ओके, पाहुन। पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान है। पाहुन भी एक देशज शब्द है, देशज शब्द। ठीक है, पाहुन एक देशज शब्द है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, गद्यांश आ गया, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, माइंड को कंसंट्रेट करके। ठीक है, एक मिनट। देखिए, गीजू भाई ना केवल बच्चों की क्षमताओं, बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती।
उनमें कानून वेत्ताओं को अपराध जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कानून वेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ि अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड, ना कोई उन्हें निंदनीय मानता है, ना कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया है, ठीक है। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया है और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है, ठीक है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठ जाए तो मनुष्य, ठीक है, इस तरह गिनने बैठ जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इस निर्णय में ही वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गीजू भाई किसमें विश्वास नहीं है? उनकी रचनात्मकता में, या फिर उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिकता में, या उनकी क्षमताओं में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। ओके, गीजू भाई का विश्वास है कि बच्चों के भविष्य का निर्णय शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा तय करने में नहीं है, क्योंकि वह मानते हैं कि उसके द्वारा बच्चों की सृजन शक्ति का दमन होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता? बताइए भाई, बालक की सृजन शक्ति का दमन, रिश्वत लेना, धोखाधड़ी, या फिर चोरी करना? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बालक की सृजन शक्ति का दमन। ओके, इस गद्यांश के अनुसार बालक की सृजन शक्ति का दमन पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं है, जबकि रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना एवं चोरी करना पीनल कोड की धारा के अधीन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बच्चे क्या करें और क्या ना करें, जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब बच्चे में सृजनात्मकता भर जाती है। अभिभावक व बच्चों के संबंधों में प्रागणता आती है। बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, या फिर बच्चे में सृजन शक्ति का दमन हो जाता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन हो जाता है। ठीक है, बच्चे क्या करें और क्या ना करें, जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब बच्चों में सृजन शक्ति का दमन होता है, क्योंकि बच्चों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उनकी सृजनात्मकता शक्ति का दमन होगा और वह उसके विकास में अवरोधक के रूप में होगी। इसलिए अभिभावक और शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अपने विचारों को रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। क्या सृजन के अंतर्गत नहीं आता भाई?
किसी विषय पर अपने विचार लिखना, प्रश्नों के उत्तर रटना, कहानी लेखन, मिट्टी से खिलौने बनाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। प्रश्नों के उत्तर रटना। प्रश्नों के उत्तर रटना सृजन के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कहानी लिखना, मिट्टी के खिलौने बनाना तथा किसी विषय पर अपने विचार लिखना सृजन के अंतर्गत आता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। कैसा शब्द बनेगा भाई बताइए। साहित्यिक या फिर साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध साहित्यिक लिखा हुआ है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, साहित्यिक। ए साहित्यिक जो लिखा ना, ए शुद्ध लिखा हुआ है। साहित्यिक में इक प्रत्यय लगाने से साहित्यिक शब्द बनेगा। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रतिधन अय। ठीक है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। ठीक है, प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में। ठीक है, इस प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला। ठीक है, इस अय का मतलब है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्द के साथ में पर बाद में लगने वाला या चलने वाला शब्द। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं। क्या भाई? पहला है या फिर दूसरा है या फिर तीसरा है या फिर चौथा है? बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, बताइए। देखिए, बौद्धिक और ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। बुद्धि मूल शब्द है। ठीक है, बुद्धि जो है मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बौद्धिक में बुद्धि मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। इतिहास, इतिहास जो है मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। ओके, बौद्धिक तथा ऐतिहासिक में मूल शब्द बुद्धि तथा इतिहास है। बुद्धि मूल शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बौद्धिक तथा इतिहास मूल शब्द में इक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक बना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, न्याय नीति में कौन सा समास है भाई? न्याय और नीति में कर्मधारा है, अव्ययीभाव है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? न्याय और नीति में द्वंद्व समास है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। न्याय नीति में द्वंद्व समास है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। ओके, जबकि कर्मधारय समास जहाँ विशेषण विशेष से हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास जहाँ विशेषण विशेष से हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। और अव्ययीभाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ओके, अब रह गया तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं भाई? ईश्वर का पर्यायवाची कौन नहीं है? जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा। बताइए इनमें से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रह्मा जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा ईश्वर में मतलब ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समान, ठीक है, समान का विलोम शब्द है क्या भाई? समान का विलोम शब्द क्या होगा? असमान होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समान का विलोम असमान, ऑप्शन नंबर डी सही है। और देख लीजिए, समान का विलोम असमान, जबकि असमानता का विलोम समानता होगा। ठीक है, असमानता है, असमानता का विलोम समानता होगा, तथा सामना का विलोम सामना और सामान का विलोम नहीं होगा। ओके, इन दोनों का सामना और सामान का विलोम नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, पेडागोजी आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चयन करिए भाई। देखिए, भाषा डैश, भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भाषा, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। ओके, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के साथ रख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा की कक्षा में, ठीक है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या फिर बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या फिर बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या फिर बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, या फिर सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, या फिर समय नष्ट कर रही है, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। ओके, सुलेखा के द्वारा बच्चों से बातचीत करने का कारण यह है कि वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? भाषा अर्जन का, भाषा सीखने का, या फिर सुमन की प्रतिभा का, या फिर भाषा में बिछड़ेपन का। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा अर्जन का। ओके। सुमन द्वारा कभी विद्यालय ना जाना तथा बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेना भाषा अर्जन का उदाहरण है। हम अपने परिवेश या वातावरण या परिवार और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। ओके। हम अपने परिवेश, वातावरण और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। ओके। परिवेश, वातावरण, परिवार, क्षेत्र, इन सब से जो हम लोग भाषा ग्रहण करते हैं वो जो है भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या भाई? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल बच्चों की कमियां जानना, या फिर केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, मिट गया भाई, यहाँ पर का है बच्चों ने कितना सीखा, या फिर बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना है भाई, या फिर बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। भाई को है यहाँ पर, क्या ही बताएं। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है भाई, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। ओके। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा और उन्हें किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सस्वर पठन का उद्देश्य है। क्या है भाई? सस्वर पठन का उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से पठन करना। बताइए भाई, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना है। सस्वर पठन में सभी बच्चे एक साथ पाठ का उच्चारण करते हैं और ऐसा करते समय जो संकोची और शर्मीले स्वभाव के बालक होंगे उन्हें भी पठन में रुचि होगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए भाई, भाषा शिक्षण में सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 52, बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पाठ्य सामग्री। ठीक है, भाषा शिक्षण में भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश तथा परीक्षाओं की तुलना में पाठ्य सामग्री सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक का भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश में जितनी अधिक पकड़ होगी, परीक्षाओं में उपलब्धि उतनी ही अच्छी होगी और वे अपनी परीक्षाओं में उतना ही रुचि लेंगे। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या है भाई? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षा लेना
या फिर हर महीने परीक्षा लेना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ठीक है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है, क्योंकि सतत मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह अवलोकन करते हैं कि शिक्षार्थी ने क्या सीखा, उसने कितना सीखा तथा उसने ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के आधारभूत कौशल हैं। भाषा के आधारभूत कौशल क्या है भाई। क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, या फिर हमेशा अर्जित किए जाते हैं, या फिर सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित होते हैं। बताइए भाई इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही है, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं तथा भाषा एक अर्जित की जाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों का पहला विकास उसके वातावरण पर आधारित होता है और भाषा अर्जन के लिए वह अपने परिवार और वातावरण पर निर्भर रहता है, जबकि भाषा अधिगम में ऐसा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। क्या भाई, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करता है या करती है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या फिर बच्चों की भाषा अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ओके, शिक्षक के स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिक्षक का जितना स्वयं की भाषा पर पकड़ होगा तथा उसके जो गुण होते हैं बच्चे पूरी तरह से अनुकरण करते हैं। अतः शिक्षक को भाषा की कुशलता का पूरा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है भाई। भाषा का कठिनाई स्तर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक, या फिर भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धता। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 और ऑप्शन नंबर डी सही है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर भाषिक परिवेश की उपलब्धता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में ... से संबंधित पाठ होने चाहिए। कैसे पाठ होने चाहिए भाई। संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, साहित्य। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकलन। आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या फिर पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। बताइए भाई आकलन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ओके,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मौलिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। मौलिक भाषा के, मौलिक बोल रहे हैं भाई, क्या ही बताएं, मौलिक नहीं है भाई, मौखिक है। ओके, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, या फिर प्रश्न के तयशुदा उत्तर देना, या फिर अनुभव बांटना व बातचीत। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुभव बांटना व बातचीत करना मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि अपने अनुभवों को बांटने से और बातचीत करने से बच्चों के अंदर मौखिक भाषा सीखने पर बल मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना डैश भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐसा करने से उनकी स्वयं को अभिव्यक्ति और कल्पना का पता चलेगा। ओके, तो दोस्तों, ये तो थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि भाई सीटेट के एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन नहीं है। सबको सीटेट क्लियर करना है, सबको सीटेट फोड़ना है। इसलिए अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके मित्रों का भी भला हो। और एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।